4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जानकारी, जहां मोदी ने आचार्य विद्यानंद शताब्दी समारोह खोला और विज्ञान भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आपको बताते चले, केंद्र सरकार और अहिंसा भारती ट्रस्ट की पहल आचार्य के अहिंसा संदेश को घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके जरिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, 1 साल चलेंगे और देश में शैक्षिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत की और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार ने भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के साथ मिलकर किया है और यह आयोजन पूरे 1 साल तक चलने वाला है। इस दौरान देश भर में सांस्कृतिक, शैक्षिक और साहित्यिक के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि आचार्य विद्यानंद जी के अहिंसा, सत्य और धर्म के संदेश को घर घर पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आचार्य के योगदान को याद किया और लोगों से उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की भी अपील की। सरकार का कहना है कि इससे समाज में शांति और सद्भावना का माहौल भी मजबूत होगा। राजस्थान के दौसा जिले से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है देर रात नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक चौराहे के पास एक कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। डीएसपी रवि प्रकाश ने बताया कि हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी की मौके पर ही जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हादसे की वजह क्या थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। तो दौसा में ट्रक और कार के बीच जो है टक्कर हुई है और इस दौरान यह हादसा, जहां ये तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता दें, विधानसभा में आपातकाल पर विशेष संगोष्ठी आपातकाल की 50वीं वर्षी पर आयोजन होगा। ना भूले ना क्षमा करें, इसका थीम रखा गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर होंगे मुख्य वक्ता। लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर युवाओं को जागरूक भी करेंगे। आपातकाल एट द 50 स्मारिका भी जारी की जाएगी इस दौरान। तो दिल्ली विधानसभा में इस बार आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षी पर एक खास संगोष्ठी रखी गई है और इस कार्यक्रम का नाम है भारतीय लोकतंत्र और संविधान का सबसे अंधकारमय दौर, ना भूलें और ना ही क्षमा करें। इसमें केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण चटिया मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। साथ ही साथ इसका मकसद उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके साथ ही नई पीढ़ी को लोकतंत्र और नागरिक आजादी के महत्व को समझाना भी है। और बिहार के पटना से खबर सामने आ रही, जहां 21,000 सिपाहियों की नियुक्ति पत्र दी जाएगी और सीएम नीतीश कुमार ने बापू सभागार से ये सौगात दी है। आपको बताते चले, बहाली से कानून व्यवस्था में और सुधार और मजबूती देखने को मिलेगी। लाखों अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में हिस्सा लिया। सुशासन सुरक्षा के वादे को नया बल दिया गया है। तो बिहार की राजधानी पटना से ये खबर आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और ये बहाली बताया जा रहा है कि प्रक्रिया जो है साल 2023 में शुरू हुई थी, जिसमें लाखों युवाओं ने आवेदन किया और लंबी प्रक्रिया के बाद जो है मई 2025 में अंतिम मेरिट लिस्ट इसकी जारी की गई। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इस कदम से राज्य की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और अपराध पर भी लगाम लगेगी। ये नियुक्ति कार्यक्रम राज्य सरकार के सुशासन और सुरक्षा के वादे को और मजबूत करता है। नए सिपाही अब अलग अलग जिलों में तैनात होकर जनता की सुरक्षा में जुटेंगे और इस मौके पर बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, अभ्यर्थियों के परिवार भी मौजूद रहे। और तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल, कश्मीरियों के हक को लेकर विरोध जताया है। तो इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल तिहाड़ जेल में और जो कश्मीरी हैं उनके हक को लेकर विरोध जता रहे हैं। जेल में भी 24 घंटे की भूख हड़ताल शनिवार रात से शुरू हुई और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है। केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं इंजीनियर रशीद ने। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के लोकसभा सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद ने बड़ा
कदम उठाया है और उन्होंने कश्मीरियों को उनके लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों से वंचित किए जाने के विरोध में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और उनकी यह हड़ताल जो है शनिवार रात को 8 बजे शुरू हुई, जो रविवार की रात 8 बजे तक चलेगी। इंजीनियर रशीद का कहना है कि कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि ये सिर्फ राजनीतिक जिद है जो कश्मीरियों के अधिकारों को रोके हुए है। उनका यह कदम चर्चा में बना हुआ है। और वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट और तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। रायलसीमा में तूफानी हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। वहीं लोगों को खुले में ना जाने की सलाह भी दी गई है। तो यह खबर आपको बताते चले, आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। मौसम बिगड़ा हुआ रह सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान ने बात करें तो इसको लेकर चेतावनी भी दे दी है। तटीय इलाकों और रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार की बात करें 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यानी कि मौसम में तब्दीली लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और ऐसे में लोग सतर्क रहें, इसकी अपील की गई है। मौसम विभाग की ओर से विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि वे सुरक्षित जगह पर ही रहें और बिना जरूरत खुले में ना निकले। बिजली गिरने और तेज हवा से नुकसान से जो है इससे बचने के लिए स्थानीय प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के अनावश्यक खतरे से बचें और मौसम के जो अपडेट्स हैं उन पर लगातार नजर रखें। तो हवा की रफ्तार आने वाले दिनों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है इस दौरान देखने को मिल सकती है और ऐसे में लोगों से सावधानी विशेष बरतने की अपील मौसम विभाग और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी की, जहां एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। रानी गार्डन इलाके में करीब 19 से 20 साल की युवक यश की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे पुलिस को कॉल मिली थी, जिसमें बताया कि एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक खून से लथपथ हालत में मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत भी हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो दिल्ली से एक खबर, जहां गीता कॉलोनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसको किसने अंजाम दिया, इसको लेकर अभी किसी तरह की जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी की खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ 137 बटालियन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का मकसद अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों को परखना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है। मॉक ड्रिल के दौरान हाईवे पर सुरक्षा बलों ने अलग अलग हालात में तुरंत कार्रवाई करने की रणनीति को दोहराया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल होते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को चौकस रहने और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसी बीच एक और दुखद खबर आपको बताते चले, अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से निधन और मुंबई में शुक्रवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ी शेफाली की और बेलव्यू अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। कांटा लगा गर्ल के नाम से इंडस्ट्री में जो है फेमस थी, लोगों के बीच फेमस थी और अब उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर देखने को मिल रही है। मनोरंजन जगत से बेहद दुखद खबर सामने आई। महज 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है।
मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का शुक्रवार की रात दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया। 42 साल की शेफाली को लोग कांटा लगा गर्ल और बिग बॉस 13 की प्रतियोगी के तौर पर खूब जानते थे। जानकारी के मुताबिक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के बेलव्यू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पति पराग और मां इस वक्त गहरे सदमे में हैं। शेफाली के अचानक चले जाने से उनके फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फैंस को बड़ा झटका लगा है और कई सारे सेलिब्रिटीज भी इस पर अपना दुख जता रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और गुजरात के भरूच से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोटवा और उनके बेटे को मनरेगा घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भरूच एसपी मयूर चावड़ा ने बताया कि मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद 11 गांवों में सर्वे कराया गया था, जिसमें पैसों की हेराफेरी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी बनाई और हीरा जोटवा, उनके बेटे समेत एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और दुनिया इस वक्त एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका असर ही खत्म हो गया है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं और ये सुपरबग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती। ये न सिर्फ जानलेवा है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी दिखाता है। ये दोनों समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वहीं दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम 2 विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट।
गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान: सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है, ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल न करें, और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके, इसका प्रश्न भी है। एंटीबायोटिक और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय एक बैठक में यह साफ देखने को मिला कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। उच्च स्तरीय रक्षा संवाद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाद में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना था। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर फोकस। राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई, उन्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम नए जोश के साथ इन संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में हुई बर्बर घटना का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए आभार जताया। साझा रणनीतिक लक्ष्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। दोनों देश नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें ऑसिंटेक्स, पिच ब्लैक और मालाबार जैसे अभ्यास शामिल है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भी भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बताते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी। रिचर्ड मार्लेस का कहना है कि भारत के साथ हमारा रक्षा सहयोग न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी जोड़ता है। हम भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। सामरिक समीकरण और भविष्य की दिशा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध अब केवल व्यापार, शिक्षा या खेल तक सीमित नहीं रहे हैं। हाल के सालों में यह साझेदारी एक नई दिशा में बढ़ी है। सामरिक और रणनीतिक सहयोग की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए ये गठजोड़ कितना अहम हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की सक्रियता क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी देखी जा सकती है। यह केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि साझा सैन्य अभ्यास, सूचना साझाकरण और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों में व्यावहारिक सहयोग तक पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से यह गठबंधन न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष और आगे का रास्ता।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो नेताओं के बीच संवाद नहीं, बल्कि यह एक संदेश थी, एक साझा प्रतिबद्धता की, एक साझा विजन की। आने वाले सालों में यह साझेदारी रणनीतिक साझेदारी से रक्षा गठबंधन की ओर अग्रसर हो सकती है और सवाल यही है कि क्या इस सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का सपना साकार हो पाएगा। उच्च स्तरीय तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।